चलो भाई सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन कराएंगे आपको, कोई भी एग्जाम देना हो, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, सिविल सर्विस का, रेलवे फेलवे, जो भी एग्ज़ाम आपको देना हो। अब हम रीजनिंग के कुछ टॉपिक कम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो आप दिल्ली पुलिस एसएससी लेवल के तो हम पढ़ चुके हैं। अब वो टॉपिक पढ़ने हैं जो सिर्फ बैंक पीओ, रेलवे यानी एनटीपीसी या यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यह जितने भी एग्ज़ाम हैं, जो नए एग्ज़ाम हैं, जो आफ्टर ग्रेजुएशन होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, या स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये बड़े बड़े टॉपिक है। बच्चों को ये नहीं पता, वो सिर्फ एक ही तरीके से इनको हाँकते हैं, कहते हैं सर सिटिंग अरेंजमेंट टफ है। नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो हम बताते हैं, कुछ बेसिक बातें जान लो। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, और बैठना सबको आता है आज के टाइम में, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनको बैठना आता है, बार बार समझाया जाता है कि दीवार से आगे करके बैठा करो, चेयर वेयर को दीवार पे निशान पड़ता है, लेकिन फिर भी सबको बैठना आता है, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था। देखो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। पहला टाइप कराऊंगा रो एंड कॉलम बेस, पंक्ति पर या स्तंभ पर आधारित क्वेश्चन। दूसरा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बेस क्वेश्चन। तीसरा सर्कल बेस क्वेश्चन। इसमें भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो कई व्यक्ति तो सर्कल की ओर बैठे हुए तो अंदर की तरफ ही देख रहे हैं, कई बाहर की तरफ ही देख रहे हैं, कई दोनों साइड देखते हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर देखते हैं। कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जब भी एक वर्ड आएगा हु का मतलब होता है जो कि, जब भी ये वर्ड आया था सेकंड और थर्ड का रिलेशन होगा। अभी मैं बताऊंगा क्या है ये सेकंड और थर्ड, आज तो आपने जाना ही नहीं तो हम कैसे बता पाएंगे। जब भी आए वट, वट का मतलब होता है लेकिन, क्या होता है, तो फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन होता है। तीसरी बात, जब व्यक्ति पर्सन इवन नंबर में हो, किस में हो, व्यक्ति इवन नंबर में हो, तो हम फ्रंट पे आमने सामने बैठ सकते हैं। और ओड नंबर में तो आमने सामने नहीं बैठ सकते। जैसे मैंने कहा 4 बालक इधर बैठे, 4 इधर, तो इसके सामने ये, इसके सामने, इसके सामने, इधर 4 इधर 3, तो नहीं बता सकते कौन किसके सामने बैठे। या एक सर्कुलर का टेबल है, उस पर 6 टेबल लगी हुई, चेयर लगी हुई है, तो उसके सामने 3-3 बैठा सकते हैं, मतलब 6 के अंदर में, ये इसके सामने, वो इसके सामने। अगर 5 व्यक्ति है तो नहीं बता सकते कौन किसके सामने। कैसा नींद में हो रहा है, क्लियर है, बिल्कुल ठीक है ना, तबीयत वबीयत सेहत ठीक है, नहीं ठीक है ना सेहत, हाँ अच्छा ठीक। देखो इधर क्वेश्चन ये एक, जैसे मैं पहले दूसरे की बात करता हूँ, ए इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फोर्थ राइट ऑफ सी। देखो हिंदी में भी लिख देता हूं, ए बी के पहले बाएं है। एक बार इधर ध्यान चाहिए, बाद में लिखने का टाइम दे दूंगा। बाएं है जो कि सी के फोर्थ दाएं है, या हिंदी में चौथा लिखा होगा, फोर्थ बात समझ जाओगे आप। देखो मैंने एक वर्ड पे लगाया हु, और हिंदी में मैंने किस पे गोला लगाया, ये ए नंबर का व्यक्ति पहला, ये बी नंबर का व्यक्ति है दूसरा, ये बी नंबर का दूसरा, और ये सी नंबर का तीसरा है। बात समझ में आ गई। देखो अब एक सर्कल लगा लो, कुछ भी लगा लो,
यहाँ पे बी है, ए इसके पहले लेफ्ट, अगर ये अंदर की तरफ देख रहे हैं तो हु इज फोर्थ राइट ऑफ सी, ए इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फोर्थ राइट ऑफ सी। तो दूसरा कौन है, जो कि सी के चौथे दाएं, तो बी जो है सी के चौथे दाएं है, तो यानी सी यहाँ होगा। देखो सी के पहला दाएं, दूसरा दाएं, तीसरा दाएं, चौथा दाएं। मैंने कहा दूसरा और तीसरे का रिलेशन होगा, किस किस का, बी और सी का रिलेशन होगा। अगर यहाँ पे बट आ जाता, एक मार्कर और यूज करता हूँ कलर का, देखो अगर यहाँ पे बट आ जाता और यहाँ आ जाता, लेकिन ये तो पहला केस है हु वाला, मैं बट वाला केस बताता हूं। देखो ए तो फर्स्ट लेफ्ट है किसके, बी के, और मैंने बट में बताया फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन है, ए इज फर्स्ट लेफ्ट ऑफ बी बट फोर्थ राइट ऑफ सी, लेकिन सी के चौथे दाएं। अब सी के चौथे दाएं कौन है, तो अब सी यहां होगा, 1 2 3 4, यहां सी होगा। देखो 1 2 3 4, ये सेकंड केस है। देखो दोनों के अंदर अलग अलग बातें नजर आ रही होगी आपको, बट वाला बात समझ में आ रही है। देखो इनके बीच में ए और बी के बीच में 2 है, यहां ए और सी के बीच में 3 है। देखो बस 2 वर्ड का खेल है, बट आए तो ये। तीसरी बात हमने बताई थी थर्ड केस, अगर यहां मान लो 6 व्यक्ति बैठे तो ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने। अगर 5 है तो हमें नहीं पता, 4 तो ऐसे बैठ गए, तो इसके सामने कौन है, तो ओड नंबर है तो नहीं बता सकते, इवन है तो बता सकते। क्लियर है, ये बेसिक बातें एक बार लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। गुस्सा नहीं वाला दिख रहा बेटा, साफ देखना पंडित जी, भाई बड़ा प्यारा लड़का है। तो एनटीपीसी मेंस में क्वेश्चन जरूर मिलेगा 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का। जब भी क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा, 4-5 क्वेश्चन लेके आएगा। और अब आप छोटे दिमाग में नीचे उतार दो। देखो एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखना, एक 40 फीट का खंबा है, एक 10 फीट का है। अगर आप 10 की तैयारी करोगे तो 8 ही चढ़ पाओगे, 40 की तैयारी करो तो हो सकता है 30-35 चढ़ ही जाओगे। तो मेरे कहने का डिटेल में भावना समझ रहे हो। एक जैसे एक बालक है यहाँ पे, दोनों साथ साथ बैठे हैं, जो तैयारी करने में थोड़े से पढ़ने में कंजूसी करते हैं, ठीक है। वो दोनों बार बार देख भी रहे मेरी साइड। नहीं देख रहा तू, मैंने तो पूछा भी नहीं, तू अपने आप बोला मैं नहीं देख रहा। अरुण मैंने भी नहीं देखा तेरी साइड। कंजूसी करते हैं, नहीं दिमाग कमजोर, दिमाग बहुत तेज है उनका। तो बेटा कंजूसी नहीं करनी है, जितनी पढ़ाई करोगे उतना अच्छा है। और अभी आकर हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम नहीं है आप लोगों का, है किस चीज़ का है, एनटीपीसी। एनटीपीसी के बाद या जिनका एग्ज़ाम नहीं है वो अब अपनी एनसीईआरटी उठाना स्टार्ट कर दो, और एक बार एनसीईआरटी पढ़ के बताओ मुझे कैसी है पढ़ने में, ठीक है। एक बार पढ़ के बताना, 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की, 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन की इग्नू की किताबें एक बार पढ़ के बताओ मुझे कैसी है, फिर हम आगे बताएंगे आपको क्या करना है इसके साथ, ठीक है। अब जिसके पास ऑप्शन बहुत सारे के भी देखिए ऑप्शन और है, वो ना पढ़े भाई। तो मैं किसी का इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ, समझने वाले समझ जाते हैं अपने आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरी मम्मी मुझे सत्संग ले जाती है, मेरे दिमाग में कोई बातें चल रही होती है, मैं पूछता भी नहीं, उसका आंसर ऑटोमेटिक मुझे मिल जाता है सत्संग में। तो ये सत्संग की महिमा है। इसी टाइम डेली आता, कल भी आया था फ़ोन, परसों भी आया था, क्या बात है। देख हमारा बसता ही नहीं है, मिटाएं। टाइप फर्स्ट लिखिए, रो एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चन।
हम बोलेंगे, लिखेंगे नहीं क्वेश्चन को। सर इसमें लेफ्ट और राइट कैसे पता चलेगा सर? किसमें? अंदर की तरफ देख रहे हैं तो राइट, बाहर की तरफ देख रहे हो सर डायग्राम से मतलब इस अंदर की तरफ देख रहे हैं ना, तो राइट हो जाएगा। बाहर की साइड। तो लेफ्ट वो बताऊंगा मैं क्वेश्चन में, चिंता मत कर यार, सब मोह माया है यार। ये तो पढ़ा होगा ना डायरेक्शन में, मेरी बात बताना नहीं चाह रहा। अगर जब भी राइट बोले तो क्लॉकवाइज घड़ी के अनुसार, और लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं राइट को दक्षिणावर्त, मुझे ये डायरेक्शन वाली बात याद होगी। और इसको बोलते हैं वामवर्त। पता नहीं बातें तो। देखो अगर व्यक्ति अंदर की साइड देख रहे हैं तो ये राइट होगा इस साइड, और व्यक्ति बाहर की तरफ देख रहा है तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। ये तो बताने की बात ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जाता है कि घर में 5 सदस्य हैं तो एक छोटा बच्चा बाहर की तरफ उल्टा बैठ के खाना खाता है, बस शैतान होते ही हैं गोलू मोलू सा, है ना विकास? मिटाएं? चलो टाइप फर्स्ट लिखिए, रो एंड कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में बोल दूंगा या एक ही में बोल दूं, समझ जाओगे? लिख लो। A, B, C, D, E 5 person are sitting in a row facing towards north. A, B, C, D, E 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। A, B, C, D, E 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। A, B, C, D, E 5 persons are sitting in a row facing towards north. C sit second position from western side. C sit second position from western side. C पश्चिमी किनारे से दूसरी जगह पर बैठा है। जिसका छूट जाए ना वो किसी देख के लिख लेगा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। C पश्चिमी किनारे से दूसरी जगह पर बैठा है। C सिक्स सेकेंड पोजीशन फ्रॉम वेस्टर्न साइड। C पश्चिमी किनारे से दूसरी जगह पर बैठा है। बट ही इज नॉट नेबर ऑफ ए। बट ही इज नॉट नेबर ऑफ ए, किंतु वह ए का पड़ोसी नहीं है। बट ही इज नॉट नेबर ऑफ ए, किंतु वह ए का पड़ोसी नहीं है। बट ए इज नॉट सीटेड एनी वन कॉर्नर। बट ए इज नॉट सीटेड एनी वन कॉर्नर, ए किसी किनारे पर नहीं बैठा हुआ है। ए किसी किनारे पर नहीं बैठा हुआ है। ए इज नॉट सीटेड एनी वन कॉर्नर, ए किसी किनारे पर नहीं बैठा हुआ है। डी सेकेंड राइट ऑफ ई। डी इज सेकेंड राइट ऑफ ई, डी ई के दूसरे दाएं है। डी इज सेकेंड राइट ऑफ ई, डी ई के दूसरे दाएं है। बट ही डज नॉट सिट एनी वन कॉर्नर। बट ही डज नॉट सिट एनी वन कॉर्नर, किंतु वह किसी किनारे पर नहीं है। अरेंज द पर्सन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अरेंज द पर्सन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अरेंज द पर्सन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो एक मैं बता देता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस करना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करने की जरूरत नहीं है, अगले क्वेश्चन से करना। ठीक है बालक? एक बार क्वेश्चन पढ़ना पड़े तो बार बार मैं देख नहीं सकता, रिपीट करने। कोई भी एक पढ़ दो बेटा, क्या लिखा सब पास। ABCDE। हाँ आराम से, गुस्सा नहीं। हाँ ABCDE are 5 persons sitting in a row facing towards north. देखो 5 व्यक्ति अगर नॉर्थ में देख रहे तो आप नॉर्थ में 5 बना लोगे।
ठीक है, ये नहीं कि बराबर गैप में सुंदर सुंदर दिखना चाहिए, हमें क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। कभी स्केल से 1-1 इंच का गैप लेके बनाओ, ठीक है, हम घर की टीचर नहीं लगा रहे। हाँ C sits second position of western side. देखो, अगर मैं नॉर्थ की बात करता हूँ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये तो वेस्टर्न साइज यही है, और यहाँ से सेकंड पोजीशन पर यानी सी यहाँ बैठा हुआ है। बात समझ में आ गई? आगे But he is not neighbor of A. अब देखो, वह ए का पड़ोसी नहीं है, तो ए यहाँ नहीं आ सकता, यानी इसका मतलब यहाँ, और ए यहाँ का मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ। जो नहीं आ सकता उसको नीचे लिखेंगे ताकि काटने में दिक्कत होगी, ठीक है। ए यहाँ नहीं आ सकता, But A is not seated any one corner. और ए किसी किनारे पर भी नहीं है। इस पे तो वैसे ही नहीं आ सकते हैं किनारे पर, एक जगह बच गई ये वाली, तो यहाँ ए बैठा सकते नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं। आगे पढ़ो। D is second right of E. डी सेकंड राइट ऑफ ई। अगर भैया देखो, मैं ई को यहाँ बैठाता हूँ तो इसका राइट, हम इधर देख रहे हैं तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट। जैसे मैं देख रहा हूँ इधर, मेरा राइट ये है, लेफ्ट ये। अगर मैं ई को यहाँ बैठाता हूँ तो एक और एक दो, सेकंड राइट हो गया। कई बच्चे कहेंगे सर आप ई को यहाँ बैठाओगे तो डी इस राइट पे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो दो पॉसिबिलिटी, मैंने दोनों में सिंबल लगाए हैं। देखो जैसे सिंबल क्यों लगाया, मैंने एक पॉसिबिलिटी यहाँ अलग लिख दिया, यानी ई और डी की तुलना यहाँ है। मैंने ई पे गोला लगाया तो यहाँ भी गोला लगाया, क्योंकि यहाँ पे दोनों की पॉसिबिलिटी ले लेंगे गोले गोले के साथ। अगर और पॉसिबिलिटी आती, मान लो एक पॉसिबिलिटी और आ जाती, यहाँ से आती मान लो, तो इसको थोड़ा अलग सिंबल दे देते हो, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी है उसको सिंबल देते हो जाएंगे ताकि हमें पहचानने में। इसका मतलब है डी इस वाले ई के एक्सपेक्ट में है, यहाँ ये डी इस वाले के, यहाँ ये डी इस वाले, सेम सिंबल की बात चल रही, ठीक है। इसमें यहाँ तक था, इसलिए मैंने अलग अलग सिंबल लगाए। आगे But he does not sit any one of corner. बट ही डज नॉट सिट एनी वन ऑफ कॉर्नर। किसके बाद आया बट? E के बाद. ई के बाद ई किसी नहीं, पूरी लाइन पढ़ो। D is second right of E. हम्म। But he does not sit any one हाँ of देखो, corner. अब ये बात समझना है, डी इज Second right of सेकेंड राइट ऑफ E. ए, बट ही डज नॉट सिट एनी वन कॉर्नर। मैंने बोला डी ई के दूसरे दाएं है, यही बोला है, किंतु वह किसी किनारे पर नहीं है। क्योंकि किस किस की बात चल रही है, फिर से समझ लो लाइन। मैंने पहला दूसरा तीसरा रिलेशन लिखवाया था, जो आपको पहला रिलेशन बताया था उसकी बात चल रही है यहाँ पे। आप रिलेशन की बात करो, देखो डी सेकेंड राइट ऑफ ई, बट ही डज नॉट सिट एनी वन कॉर्नर। तो ये बता पहला दूसरा और ये बट आता, तो किस किस की बात चल रही है? डी किसी किनारे पर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो डी किनारे पर नहीं, तो ये वाली पोजीशन गलत हो जाएगी। तो डी यहाँ तो आ सकता है, और तो यहाँ डी आएगा, तो यहाँ कौन आ सकता है? तो बचा कौन? बी आ जाए। क्वेश्चन क्या पूछा है? Arrange them from right to left. अगर इधर देख रहे हैं तो इनका राइट ये होगा, तो राइट टू लेफ्ट, बी ए डी सी ई सवाल का उत्तर है। 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा फिर आपकी। बी ए डी सी ई भाई, राइट टू लेफ्ट हमारे राइट से बताना भाई, जैसे हम पेपर में करेंगे, ठीक है। हाँ लिख लो इसको, लिखो शाबाश। उधर से करेंगे कि सर? अपने राइट, आपका राइट कौन सा है? ये है और आप कहाँ देख रहे हो? सामने, तो सामने से राइट कौन सा पड़ेगा? तो वहाँ से शुरू। हाँ बताना मत कैसे हो देख। अच्छा जो उधर है वो पहले लिखना है। अरे वाह, ये लड़का इंटेलिजेंट है भाई, कुछ भी कोच। अभी तो बेस है, धीरे से छोटे छोटे क्वेश्चन करो, 5-7 फिर बढ़ाऊंगा अभी लेवल भाई, ठीक है। मैथ रीजनिंग में नंबर कट रहे हैं, इसका मतलब गधे हो, नंबर नहीं कटते हैं। हाँ प्रैक्टिस चाहिए, मानते हैं, डीपली प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट लिखिए। भाई दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, उठाएं।
बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़ी किसी के सामने भी, यार इतने प्यारे बच्चे क्यों हैं ये लोग। दूसरा, 6 person A B C D E F are sitting in a row facing towards south। 6 व्यक्ति A से F तक दक्षिण की ओर मुख करे एक पंक्ति में बैठे हैं। रिपीट मत करो भाई, अपने मन में करो। 6 व्यक्ति A से F तक एक पंक्ति में दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं। तो रिपीट करोगे, बड़ा क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो जाएगी। A इज थर्ड राइट ऑफ E। A E के तीसरे दाएं है। A इज थर्ड राइट ऑफ E, A E के तीसरे दाएं है। D इज एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B। D इज एग्जैक्टली बिटवीन A एंड B। D A और B के ठीक बीच में है। D A और B के ठीक बीच में है। हर लाइन को मैं 2-2 बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। C sit fourth position of any one side। C sit fourth position of any one side। C किसी किनारे से चौथे स्थान पर बैठा है। C किसी किनारे से चौथे स्थान पर बैठा है। B is sitting any corner of row। B सिटिंग एनी कॉर्नर ऑफ रो। B किसी किनारे पर बैठा हुआ है। फाइंड हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ E। E के तुरंत दाएं कौन बैठा है। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ E। E के तुरंत दाएं कौन बैठा है। ये सब आए हुए क्वेश्चन मैंने अपने खुद तैयार नहीं किए हैं, एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ। सी ऐसे बोला कर, ये मत बोला कर सर सी, मतलब सर आंसर सी। हाँ सर सी हाँ, थोड़ी फीलिंग गलत आती है ऐसे। F हाँ, एफ गलत है। हाँ, सी है। हाँ सर एफ बिल्कुल ठीक है। देखो इधर क्वेश्चन उठाने का तरीका समझना आप लोगों को। विकास पढ़, मैं बारी बारी सबसे पढ़ाऊँ क्वेश्चन। पढ़ बेटा, क्या लिखा है। A B C D E F 6 लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहले तो आपका काम हमेशा हर क्वेश्चन में जो बोला गया पहले तो वो बना लो। ये होता भैया दक्षिण। देखो बड़ा आसान होता है, अगर मैथ रीजनिंग को आप डेली डेली प्रैक्टिस जैसे करोगे वैसे करोगे, जैसे करवा रहे हैं वैसे ही। 6 ही बने ना। हाँ, आगे पढ़ बालक साहब। A E के तीसरे दाएं है। आगे पढ़। D A देखो अगर मैं ए ई के तीसरे दाएं ले लूँ तो ए ई के तीसरे दाएं 6 में से 3 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। तो 3 या 4 पॉसिबिलिटी तो हम ले ही नहीं सकते। जो सबसे कम पॉसिबिलिटी उसको लेके चलना है, जिसकी कम से कम पॉसिबिलिटी बने। आगे पढ़। अगर ए ई के तीसरे में ई आ लूँगा तो ए यहाँ जाएगा, यहाँ ई आ लूँगा तो ए यहाँ जाएगा, ई आ लूँगा तो ए यहाँ जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी होगी, तो 3 पॉसिबिलिटी तो हम ले ही नहीं सकते। आगे बढ़ शाबाश। D A और B के ठीक बीच में है। अब ए और बी, ए बी यहाँ हो सकते हैं, डी यहाँ, ए बी यहाँ हो सकते हैं, डी यहाँ, ए बी यहाँ हो सकते हैं, डी यहाँ, ए बी यहाँ हो सकते हैं। इसकी 4 पॉसिबिलिटी तो लेना ही नहीं हमें। हाँ, C किसी किनारे से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। सी किसी किनारे से चौथे स्थान पर, इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। एक किनारा तो ये चौथे स्थान पर गया, एक किनारा ये चौथे स्थान पर गया, तो इसको ले सकते हैं हम। और आगे पढ़ते हैं। B किसी किनारे पर बैठा हुआ है। बी किसी किनारे पर, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी जेन्युइन पॉसिबिलिटी है।
देखो जेन्युइन का मतलब अगर बी मैं यहाँ ले लूँ इस साइड से, एक कहना अर्थ यह है, अब मैं दूसरी यहाँ से शुरू नहीं करूँ, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी, एक ये बन जाएगी एक ये बन जाएगी, तो हमने ये ले लिया। ठीक है, अब बी से मिलती जुलती लाइन उठा लो। अच्छा D is exactly between A and B. डी ए और बी के ठीक बीच में है, तो ए बी यहाँ होगा तो ए को जबरदस्ती यहाँ बैठाना पड़ेगा तभी तो डी आएगा, अगर बी यहाँ होगा तो ए को यहाँ बैठाना पड़ेगा तभी डी आएगा। देखो ए और बी के बीच में यहाँ भी डी है, यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। क्लियर यहाँ तक सवाल? ये जो मतलब इससे नेक्स्ट भी तो हो सकता है ना, वो तो एग्जैक्ट बीच में। अच्छा एग्जैक्ट बीच में। ठीक है, इन दोनों के ठीक बीच का मतलब क्या होता है? देखो क्या नाम है आपका, नाम भूल गया, आनंद और कोमल के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है? विकास बैठा हुआ है, तो ठीक बीच का मतलब तीन ही व्यक्ति उनके बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ आगे पढ़ भाई। उसके बाद तो सर ई के तुरंत दाएं कौन बैठा है? ये क्वेश्चन आ गया। अब हम शुरू की बात पढ़ेंगे जो हमने पहले शुरू में छोड़ी थी, शुरू की जो बातें तो हम छोड़ के चले गए थे, अब पढ़। A is third right of E. ए इज थर्ड राइट ऑफ ई। अगर भैया ई यहाँ है, या तो ई यहाँ आ सकता है, या 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 अगर ये इधर देख रहे हैं, जैसे इधर का मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ, तो इस साइड तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट तो ए हो नहीं सकता ई के, तो ये वाली पोजीशन क्या हो गई हमारी? गलत। और ई को अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो इसकी कौन से राइट बोला है? तो 1 2 3 बिल्कुल ठीक आ रहा है, तो ई हमारा यहीं आएगा। और एक लाइन और है, सी इज फोर्थ पोजीशन ऑफ एनी वन साइड। इधर से लेंगे फोर्थ, 1 2 3 4 नहीं आ सकता, लेकिन इधर से 1 2 3 बचा क्या? तो ई के तुरंत दाई कौन आ गया? इस सवाल का उत्तर है। मैं 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा आपका, धीरे धीरे डर है ना खत्म हो जाएगा, उठाना सीख जाओ। बात करते उसे भी गिनेंगे भी। बिल्कुल उसके बाद से क्लियर है, लिख लो इसको, शाबाश। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा है, देखो थोड़ी सी लेंथी लगेगी आपको, अभी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, पहले आपने बेसिक बेसिक चीज़ें ख़त्म की है, तो अब लेंथी चीज़ें भी तो ख़त्म करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, धीरे धीरे अब पढ़ने के बाद पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अपने भाई बहनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जीएफ को, बीएफ को, बेस्ट फ्रेंड को, गुड फ्रेंड को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हाँ, एसएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है और 6 बार बैंक पीओ में आया हुआ है। क्वेश्चन लिखिए जरा, इसी बेस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझ के करेंगे इसको। 7 फ्रेंड TUVWXYZ ऑल आर फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। 7 व्यक्ति टी से जेड तक उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ये शॉर्ट फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ, तू तो मत लिख, तू तो पूरा लिख ले। TUVWXYZ, वी कहाँ इसमें? ऐसी इंग्लिश आती है क्या? नाले एक अल्फ़ाबेट नहीं आती तेरे को? टी से जेड तक बोल रहा हूँ तो मैं शॉर्ट में बोला, तू भी शॉर्ट में लिखेगा। गधे दोनों के दोनों। हाँ, TUVWXYZ। अभी भी 7 नहीं हुए तेरे, 6 हुए थे। क्या छोड़ दिया तूने अभी भी? क्या छोड़ा? तेरी है। अरे ABCD नहीं आती तेरे को, क्या करेगा तू? टोटल कितने साउंड होते हैं, कितने लेटर आते हैं इसमें, कितने वर्ग के साउंड आते हैं इसमें से? भाई ये भी नहीं पता है। 82 प्रकार के अब बच्चों को सिखाए जाते हैं। हमें तो 26 ही पढ़े थे, हम पढ़ते जब 82 सिखाए जाते हैं। अब फोनिक्स वगैरह मिला के, साउंड वगैरह मिला के सीख ले, कायदे के अंदर दिए रखे 82। अब नालायक आजकल, तभी तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन है ठीक है, और हमारे हरियाणा वालों को तो वैसे ही खराब है। स्कूल, बंदर, पारक, स्टेशन पे। हाँ, तो ऐसी होती थोड़ी सी। देखिए, टी से जेड तक एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। जेड इज नॉट नेबर ऑफ वाई। जेड वाई के बगल में नहीं है। जेड इज नॉट नेबर ऑफ वाई, जेड वाई का पड़ोसी नहीं है, उसके अगल बगल में नहीं। इसका मतलब ये होता है जेड वाई के बगल में नहीं है। W इज 5th राइट ऑफ T।
W इज फिफ्थ राइट ऑफ T। W T के दाएं पांचवा है। Y इज एग्जैक्ट मिडल इन दिस रो। Y इस पंक्ति में ठीक बीचों बीच है। W इज नॉट सिटिंग एनी वन कॉर्नर। W इज नॉट सिटिंग एनी वन कॉर्नर। W किसी किनारे पर नहीं है। W इज नॉट सिटिंग एनी वन कॉर्नर। W किसी किनारे पर नहीं है। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Z एंड X। दो व्यक्ति Z और X के बीच में बैठे हैं। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन Z एंड X। दो व्यक्ति Z और X के बीच में बैठे हैं। दो व्यक्ति Z और X के बीच में बैठे हैं। Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U। Y U के तीसरे बाएं है। Y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ U। Y U के तीसरे बाएं है। तो इनको लेफ्ट टू राइट बताना, इनके क्रम को। अरेंज द पर्सन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाएं से दाएं लगाना इनके क्रम को आपको। ये था इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, बड़े प्यारे इंटरेस्टिंग बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, शाबाश। मैंने कहीं नहीं देखे यार ऐसे बच्चे। बहुत प्यारे बच्चे आप लोग यार, आंख भर आती है जब मैं आप लोगों को देखता हूँ। आपको 2 छुट्टी 29 और 30 को दी जाएंगी, पहले से बता रहा हूँ। जिसका जो काम वो कर सकता है। 29 की तो परमानेंट है ही, मेरे को कहीं जाना है। 30 का भी बता देंगे आपको। T Z P Y X W U। बिल्कुल ठीक है। देखो जरा, इतना टाइम आप लोग लगा रहे हो, गधे हो बिल्कुल। 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है। कितने व्यक्ति रहे सरदार? 7 हो गए, 6 हुए, 7 हो गए। सबसे पहला पॉइंट एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो क्या बोला है, Y is middle। नहीं, एक पहला पॉइंट और भी दे रखा है। W इज Not sitting in। W किसी कॉर्नर पर नहीं है, तो कॉर्नर पे तो W आ नहीं सकता। और क्या बोला, W इज Y is exactly। पहली लाइन क्या लिखी है उसके बाद? W T के दाएं 5 हुआ है। अगर मैं T को यहाँ लिखता हूँ तो इसके दाएं 1 2 3 4 5। आप कहोगे सर T को यहाँ ले लो, तो 1 2 3 4 5 तो कॉर्नर पे तो आ ही नहीं सकता। तो T को अगर यहाँ लूँ तो 1 2 3 4 5 तो बन ही नहीं सकता, तो एक ही पोजीशन है। और Y एग्जैक्ट मिडल, 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, हो गया कंडीशन।
अब इनसे मिलती जुलती बातें उठा लो, तीनों में से किसी से मिलती जुलती बातें दे रखी है। Z is not neighbor of Y. जेड वाई का पड़ोसी नहीं है, तो यह जेड यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता। और क्या बोला? जेड से मिलती जुलती कोई और लाइन, जेड और एफ के बीच में दो लोग हैं। जेड से मिलती जुलती लाइन जेड और एफ के बीच में तो दो लोग मान लिया। और कोई? और कोई? हाँ हो गया। और कोई? यही है सर। शुरू से पढ़ो क्वेश्चन एक जना। जी इज नॉट नेबर ऑफ वाई। जी Z. हाँ। डब्ल्यू इज फिफ्थ राइट ऑफ टी। डब्ल्यू इज फिफ्थ राइट ऑफ टी। वाई इज एग्जैक्ट मिडल। हम्म। डब्ल्यू इज नॉट इन एनी कॉर्नर। हम्म। टू पर्सन सिटिंग बिटवीन जेड एंड एक्स। और वाई इज थर्ड लेफ्ट ऑफ यू। देखो ये दे रखे हैं ना, वाई इज थर्ड लेफ्ट ऑफ, तो इसके वाई यहाँ है तो इसका लेफ्ट यही होगा, 1 2 3 थर्ड लेफ्ट। अब जेड और एक्स के बीच दो व्यक्ति हैं, ठीक है। देखो अगर मैं जेड को यहाँ बैठाता हूँ तो 1 और 1 2 एक्स यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर मैं जेड को यहाँ बैठाता हूँ तो 1 2 एक्स यहाँ नहीं सकते, यहाँ कौन है? Z neighbor. तो ये हो सकता है। और दूसरी जेड वाई का पड़ोसी नहीं है, तो जेड यहाँ नहीं आ सकता, जेड यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन आ सकता है? एक्स, और यहाँ जेड। बिल्कुल ठीक है। बचा कौन अब? वी। तो अब इनको अरेंज कर दो, टी जेड वी वाई एक्स डब्ल्यू यू, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। क्लियर है? पॉसिबिलिटी उठानी है बस आप लोगों को। 5वें नंबर पे जो टी को छोड़ के 5 गिनने हैं। भाई 5वें नंबर पे ना 1 2 3 4 5, टी को छोड़ के ना टी के दाएं पांचों बोला तो टी के दाएं पांचों गिनो ना, ठीक है। बताइए मत किसी को ये बातें, कभी सारे घर जाके सिखा दे कि ऐसे ऐसे करने क्वेश्चन सोल्व। चल भाई ये छोटा सिखा दे, क्या फ़र्क पड़ता है। बढ़े आगे, नेक्स्ट लिखो फिर। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का लिखिए भाई। 6 पर्सन ए से एफ तक आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। 6 व्यक्ति ए से एफ तक उत्तर की ओर मुख करके बैठे। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ए एंड एफ आर सिटिंग एनी वन कॉर्नर। ए और एफ किनारों पर बैठे हैं। ए एंड एफ आर सिटिंग एनी वन कॉर्नर। ए और एफ किनारों पर बैठे हैं। सी सिटिंग सेकंड राइट ऑफ डी। सी डी के दूसरे दाएं है। सी सेकंड राइट ऑफ डी, सी डी के दाएं दूसरा है। सी सिटिंग सेकंड राइट ऑफ डी एंड फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ई। सॉरी, फिर से लिखना लाइन को, मैं फिर बोल रहा हूं। सी सिटिंग सेकंड राइट ऑफ डी एंड फर्स्ट लेफ्ट ऑफ एफ। हिंदी में सी डी के दाई और दूसरा है और एफ के बाई और पहला है। सी इज सेकेंड राइट ऑफ डी एंड फर्स्ट लेफ्ट ऑफ एफ। सी डी के दाई और दूसरा है और एफ के बाई और पहला है। ए सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ए सिटिंग बिटवीन ए एंड डी। ई ए और डी के ठीक बीच में बैठा है। ई ए और डी के ठीक बीच में बैठा है। फाइंड हु इज सिटिंग सेकंड राइट ऑफ ई। ई के दूसरे दाएं कौन बैठा है? ई के दूसरे दाएं कौन बैठा है? ये अरुण उदय हो रहा है, छिप रहा है भाई। है भाई, अरुण उदय हो रहा है, छिप रहा है। सूर्य उदय हो रहा है, छिप रहा है। तेरे बात करो नाला, कब घर पे पढ़ेगा तो उदय होएगा, नहीं तो छिपता जाएगा। क्योंकि मैंने जितने भी तेरे बच्चों से तारीफ सुनी है ना, सब यही कहते हैं सर किताब तो खोलता नहीं है घर पे, क्या नौकरी लगे, सब यही बोलते हैं तेरे बारे में। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? तेरी बहुत तारीफ सुनता हूँ मैं, एक सक्षम की बहुत तारीफ सुनता हूँ।
कि पता नहीं कितना टाइम हो गया किताब खोले हुए, बाकी का तो पता ही नहीं चलता। सर बी, फिर मैंने बोला आंसर बताएगा नालायक, बी गलत है। बी फॉर बॉम्बे बोल रहा है, डी फॉर दिल्ली बोल रहा है? बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे बिल्कुल ठीक है। भाई वाह, लड़का वो पंकज जैसा इंटेलिजेंट हो गया कसम से। मिटा दें, बताने की जरूरत है, बी आंसर। पक्का? चलो देखो कितने व्यक्ति भाई कहाँ बैठे हैं? नॉर्थ की तरफ। हटा दो, फिर अपना ही घर है, नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जहाँ भी पढ़ना चाहे वहाँ पढ़ सकते हैं। बाले बाल बोलो, एनटीपीसी प्री का जो लेवल वही होगा, सिर्फ उसमें थोड़ा सा एडवांस बढ़ जाएगा जो आपने पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है कि मेंस का लेवल वो आपको रुलाएगा, जो रीजनिंग मेंस में आएगी तो आप ये मेंस की तैयारी मान के चलो। प्री का तो आप सब कुछ समझ चुके हो, वही मैथ वही सब कुछ वैसा ही मिलेगा। मेंस के अंदर आपको पता चलेगा वही बच्चे जाएंगे, सिलेक्ट होंगे, जो दिक्कत है। और दूसरी चीज़ एक बात और बता दूँ, आईबी की जो पोस्ट आई है उसमें पहला पेपर जो होगा उसमें 35 मार्क क्वालिफाइंग है। समझ में आई क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं समझ में आई ना भाई? 100 नंबर का पेपर होगा तो 35 वाला सेकंड ईयर में चला जाएगा, जिसके 35 तो ला सकते हो ना, और सेकंड ईयर में यही सब है, इस लेवल की मिलेगी सब कुछ, वो आपको पढ़नी पड़ेगी अब। और जिसके 35 से जितने ज़्यादा लिया होगा उतना आपका कट ऑफ में सहयोग रहेगा, दोनों की कट ऑफ दोनों की जुड़ेगी। टीयर सेकंड वही दे सकता है जिसके 35 हो। ठीक है ना? अब पता चलेगा, अब तो कोई बहाना भी नहीं चलेगा कि तबीयत ठीक थी 35 भी नहीं ला सकते, तो समझ लो। और हाँ, और हाँ चारों में क्वालिफाई है, उसमें ये ध्यान रखना। अलग सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स दिए जाएंगे, 5-5 नंबर तो कम से कम सब में चाहिए, टोटल मिला के 35। ठीक है, और तीसरी चीज़ भी है ये, आप रेलवे की बात कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो हर चीज़ के अंदर आपको पारंगत होना। मैंने आपको एक बुक भी बताई थी इंग्लिश के लिए, उसको भी यूज करो बा। बाकी 3 चीज़ आपकी हमने संभाल ली है, हमारी एक चीज़ आप संभाल लो, इंग्लिश कहने से। और अब सरकारी नौकरी आसान नहीं रही, पहले जो आसान था मामला आज से 1.5-2 साल पहले, अब बच्चा पढ़ने लग गया रात दिन। ठीक है, जो पढ़ रहा है उसके लिए तो आज भी आसान है, जो नहीं पढ़ा दिक्कत है। ठीक है ना, हर चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखो कि कोई भी चीज़ हाथ में उठाओ, इसमें वॉल्यूम कितना होगा, इसका ये कैसे निकलेगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, तो सारा दिन काम यही रहता है, क्यूब भी उठाता है, क्यूब के पीसीज भी उठाता है। ठीक है, सर्कल भी उठाता है, नहीं तो सब चीज़ें यूज कर सकता है। स्फेयर भी उठाता है, तो रसगुल्ला, और चीज़ों को यूज करके पढ़ और मेहनत कर। वहाँ भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को दिमाग में रखो, जीके सुनते रहो। ठीक है, हाँ क्या था क्वेश्चन? कितने व्यक्ति? 6 व्यक्ति, ए से एफ तक। एक लाइन बोली, ए और एफ किनारों पर बैठे। अगर ए यहाँ है, इस किनारे पर है, तो एफ इस किनारे पर होगा, मैं यहाँ बैठा देता हूँ। अगर आप कहोगे सर ए नहीं है, यहाँ पे एफ होता तो ए यहाँ होता। 2 पॉसिबिलिटी बनी, इसलिए मैंने दोनों ले लिए। अब ए और एफ से मिलती जुलती बातें देखो, ए या एफ से मिलती जुलती बात पहले समझ लिया, अगर लिखने का टाइम देता हूँ ना, लाइक हाँ। C sitting second right of D and first left of F. एफ, सी एफ के कौन से बाय है? पूरी लाइन पढ़। सी इज Second right of D and first left of F. सेकेंड राइट ऑफ D. डी एंड First left of F. ऑफ F. एफ। अब ध्यान से सुनना भाई, एक वर्ड और है बट, जहां बताया था, जो बट का रिलेशन बताया था, वो रिलेशन किसका होगा? एंड का होगा। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड और ये थर्ड। तो एफ के फर्स्ट लेफ्ट कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा।
तो अगर एफ यहाँ है तो इधर तो लेफ्ट बन ही नहीं सकता, राइट बनेगा, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी तो हटा दो, तो यहाँ, और सी सेकंड राइट ऑफ डी, अगर सी आए तो डी यहाँ होगा, सेकंड राइट हो जाएगा। जो बट का रिलेशन है वही किसका रिलेशन होगा, एंड का, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था। बात समझ में आ गई, इस लाइन को नोट कर लेना, आगे पढ़ना। E is between A and D. ए एंड D. ए और डी के बीच में ई है, बचा कौन, B. बी आ जाए। पूछा क्या है, E के second right. ई के सेकंड राइट कौन आ गया, इस सवाल का उत्तर हो जाए। क्लियर, ये लाइन भी लिख लेना, एंड का रिलेशन भी वही रहेगा जो बट के साथ था। बस बस बस, अरे नालायक देख, मैं मेहनत करके बोल मैं रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तू लिख रहा है, समझ रहा है, फिर भी उबासी मारा है। 6 घंटे में स्टूडेंट की नींद पूरी हो जानी चाहिए, 4 घंटे में। रात में तो सोया था, कीर्तन कर रहे थे, चलो अच्छी बात है, उससे भी फ़ायदा मिलता है, भजन भी करेगा ना। 8 घंटे भी तपस्या में बैठा रहेगा ना लगातार, 2 4 6 महीने बैठ के देख, सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे अपने। फिर वो 8 घंटे भजन पे बैठने के बाद तो 8 मिनट भी पड़ेगा ना, तो ज़िंदगी भर चीज़ें सही रहेंगी, 8 मिनट के भी काम आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं, चलो नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। सेवन पर्सन MNO PQRS आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग साउथ। 7 व्यक्ति MNO PQRS दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे, दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं। एक बार वो अल्फाबेट बताना चाहिए। MNO PQRS दोनों बार बोले, हिंदी में भी इंग्लिश में कह दे। मिट्टी का तेल डालो कान में, माची सी तिल लगा ऊपर से। MNO PQRS दक्षिण की तरफ मुख करके बैठे हैं। R is left of M, R is left of M, who is sitting right of corner person. R is left of M, who is sitting right of corner person. R M के बाई ओर है, R M के बाई ओर है, जो कि किनारे वाले व्यक्ति के दाई ओर है। R M के बाई ओर है, जो कि किनारे वाले व्यक्ति के दाई ओर है। ध्यान से लिखना ये लाइन, हाँ। O मध्य में है, O is sitting exact middle in this row. O मध्य में है। Q is sitting between O and P. और P के बीच में Q बैठा है, और P के बीच में Q बैठा है। S is third from right side. S दाएं ओर से तीसरा है। Who are sitting between P and M? P और M के मध्य कौन कौन बैठा है? कौन नहीं है, कौन कौन है? P and M, P and M के बीच में कौन कौन बैठा है? Q और P के बीच में बैठा है। Q और P के बीच में बैठा है। भाई भाई ये लड़की इंटेलिजेंट है। अच्छा कर रही, मुझे लगा कि हो गया। चलो अब करो, जब तक हम 2 घुट जिंदगी की जल पी लेते हैं। S is third from right side, किसका राइट लेना है? कोने का राइट, उनकी कोने का ना।
पंकज बताएगा भाई। देखो इतना लेंथी नहीं, कितने व्यक्ति हैं, कहाँ बैठे हैं, SOQ SOQ कहाँ बैठे हैं, साउथ की तरफ, मिलान लेना। 4-7 साइल पढ़ क्वेश्चन। 7 व्यक्ति MNOPQRS दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, RM के दाएं ओर है, जो कि किनारे वाले व्यक्ति के दाएं ओर है। देखो आर एम के दाई ओर है, अगर मैं एम यहाँ लेता हूँ, मैंने यहीं क्यों लिया समझ में आएगा, तो आर इसके दाई ओर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पहले ये लो ना कि ओरिजिन में ठीक है। आर एम के क्या बोला है, दाई ओर बोला बाई ओर बोला है, बाई ओर, हाँ आर एम के बाई ओर है, जो कि किनारे वाले व्यक्ति के दाई ओर है, जो कि किसके बाद आया है, एम के बाद आया है। देखो जिसके बाद है उसी के लिए होता है, तो एम किनारे वाले व्यक्ति के दाई ओर है, और कहीं लोगे तो किनारे वाले व्यक्ति के तुरंत दाई ओर एम नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं आर यहाँ ले लेता हूँ तो एम यहाँ लेता हूँ, तो जो कि तो ये तो एम के बाई ओर हो गया ना, तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब आगे पढ़ो। ओ मध्य में है, ओ मध्य में है, 3 इधर छोड़ दिए, 3 इधर छोड़ दिए। ओ और P के बीच में बैठा है। Q और P ये एम है तो यहाँ तो पी बैठा नहीं सकते, तो पी यहाँ बैठेगा तो क्यू यहाँ जाएगा, बचा क्या, और S दाएं से तीसरे स्थान पर है। दाएं से तीसरे स्थान पर एस है, बचा कौन, अरे जो नंबर N बचा है। एन, एन यहाँ जाएगा, MNOPQRS है ना, किस किस के बीच में, पी और एम के बीच में QOS, इस सवाल का उत्तर। तो हमने यही तो बोला था। तो मैंने कहा बोला, मैंने कहा मैच कर लेना, मैंने ये बोला है, मैंने अलग बिठाए लेकिन हमारे तो मैंने ये बोला ना कि मैच कर लेना आंसर। नहीं नहीं कह रहे यस, हाँ फिर से को लाइन पड़ेगा जब बताऊंगा बेटा। सर आर एम के बाएं और देखो आर एम के बाई ओर है, एम यहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, एम यहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, एम यहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, एम यहाँ हो सकता है, आर यहाँ हो सकता है, एम यहाँ, आर यहाँ, एम यहाँ, आर यहाँ, यहाँ तक तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी, लेकिन एक लाइन आगे पड़ेगा, R from corner अरे पढ़ने दो, व्यक्ति के दाएं ओर है, जो कि किनारे वाले व्यक्ति जो कि किसके बाद आया है, सर एम के बाद। तो एम की जिसके बाद आता है उसी के लिए होता है, तो एम किनारे वाले व्यक्ति की दाई ओर है, तो आर यहीं बैठ सकता है, क्योंकि किनारे पे आर होगा तभी तो एम दाई ओर आएगा, तो आर किनारे पे यहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। अगर यहाँ लोगे तो इसके दाई ओर बनेगा नहीं कोई भी। बात समझ में आ गई, तो इस सवाल का उत्तर ये बनेगा, लिख लो इसको, QOS। हर लाइन से क्वेश्चन को उठाना सीखोगे। अब अभी तो 2 क्वेश्चन और कराऊंगा इस टाइप के, फिर सेकंड टाइप से लूँगा, 7 क्वेश्चन तो मिनिमम करा ही दूँ। अभी तो बहुत टाइम है, लिखो आगे। ये तो प्री के क्वेश्चन थे, मेंस के लिख लो 2 क्वेश्चन इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। ये 6 boys
B1, B2, B3, B4, B5, B6 and 6 girls C1, C2, C3, C4, C5, C6। 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5, B6। 6 लड़कियां C1, C2, C3, C4, C5, C6 are standing in a row such a way that each girls facing one boy, इस तरह से एक पंक्ति में खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के के सामने देख रही है। इस तरह से एक पंक्ति में खड़े हैं कि प्रत्येक लड़की एक लड़के के सामने देख रही है, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, किंतु इसी क्रम में नहीं है। कई बच्चे कह देते हैं ना B1 के सामने C1 होगा, इसी क्रम में नहीं है। कोई भी लड़का किसी भी लड़की के सामने आ सकता है। इस क्वेश्चन के मतलब, लाइन का मतलब ये, बट इज नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, किंतु इसी क्रम में नहीं है। तो प्रत्येक की बात क्या होता है सर? आपने इस पंक्ति में खड़े हैं सर, ये बता रहे। बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। नहीं सर, इससे पहले C1, C2, C3, C4। हाँ तो यही बोला भाई, प्रत्येक लड़का किसी लड़की के सामने खड़ा है और ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। नेक्स्ट लिखिए, बेसिक सी बातें हैं। अगली बात, C1 इज टू इमीडिएट राइट ऑफ गर्ल हु इज फेसिंग B5। C1 is to the immediate right of girl who is facing B5। C1 is to the immediate right of girl who is facing B5, the boy at the extreme right। पूरी लाइन ये है, the boy, पूरी लाइन लिख लो, फिर से बोल रहा हूँ। C1 is to the immediate right of girl who is facing B5, the boy at the extreme right। the boy at the extreme right। हिंदी में, C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है, C1 उस लड़के के तुरंत दाएं है जो B5 लड़के के सामने है। C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 लड़के के सामने है, जो दाएं छोर पर है। C1 उस लड़की के तुरंत दाएं है जो B5 लड़के के सामने है, जो दाएं छोर पर है। क्लियर है यहाँ तक? एक्सट्रीम राइट के बाद लिखिए, ओनली B2 इज बिटवीन B4 एंड B5। ओनली B2 इज बिटवीन B4 एंड B5। केवल B2 B4 और B5 के बीच में है। केवल B2 B4 और B5 के बीच में है। B6 इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B1। B6 is to immediate left of B1 and to immediate right of B3. B6 is to immediate left of B1 and to immediate right of B3. B6 B1 के तुरंत बाई ओर, B6 B1 के तुरंत बाई ओर तथा B3 के तुरंत दाई ओर है। B6 B1 के तुरंत बाई ओर तथा B3 के तुरंत दाई ओर है। लिख लिया ये लाइन? C3 is facing B1।
C3 B1 के सामने है and C3 is facing B1 and is to the immediate left of C2. C3 is facing B1 and is to the immediate left of C2. C3 B1 के सामने है, लेकिन की बजाय था ये एंड और, हिंदी में लिखना C3 B1 के सामने है और C2 के तुरंत बाई ओर है, और C2 के तुरंत बाई ओर है। नेक्स्ट C6 इज थर्ड लेफ्ट ऑफ C4। C6 इज थर्ड लेफ्ट ऑफ C4। C6 C4 के बाई ओर तीसरा है। C6 C4 के बाई ओर तीसरा है। क्वेश्चन नंबर 1, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, मेंस बैंक पीओ में आया था। बैंक पीओ में ऐसे 5 क्वेश्चन मिलते हैं बस, 5-5 4-4 नंबर के, और 2 क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग के आते हैं, 2 क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी आते हैं, 4 क्वेश्चन कोड इक्वालिटी के आते हैं, 5 टॉपिक आते हैं, रीजनिंग खत्म बस। 1-2 डिस उसका आता है जो पढ़ा था आपने सेकंड टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग का, और कुछ नहीं आता। 1-2 नंबर सीरीज का आ गया तो आ गया बस। लिखिए, एक क्वेश्चन ऐसे ही पजल का मिलेगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेसिंग B4। B4 के सामने कौन सी लड़की है? विच ऑफ द फॉलोइंग गर्ल्स इज फेसिंग B4। B4 के सामने कौन सी लड़की है? ऑप्शन दे रखे 5, में बोलूंगा नहीं ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए बॉय and a girl, which of the following pairs of a boy and a girl is at one of extreme end, is at one of extreme end। कौन सा एक लड़का तथा एक लड़की का युग्म किसी एक किनारे पर है? कौन सा एक लड़का तथा एक लड़की का युग्म किसी किनारे पर है? किसी किनारे पर है। कौन सा एक लड़का तथा लड़की का युग्म किसी किनारे पर? ऑप्शन दे रखे दिए, लिख लो। पहला है C1 B2, दूसरा है C2 B3, तीसरा है C4 B3, चौथा है C5 B2, और पांचवा है नन ऑफ दीज। क्योंकि बैंक पे में 5 ऑप्शन मिलते हैं आपको। क्वेश्चन थर्ड, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B4। B4 के तुरंत बाएं कौन है? B4 के तुरंत बाएं कौन है? क्वेश्चन 4, हु इज फेसिंग C2। C2 के सामने कौन बैठा है? बस ये 4 क्वेश्चन आए थे इसमें। हालांकि आप लोग इंटेलिजेंट हो, घटिया घटिया क्वेश्चन से डरते थोड़ी हो आप लोग। क्यों सतेंद्र, मान सकता हूँ ना इंटेलिजेंट हो? हम लोग, मैं यहाँ तो करा देता हूँ, तुम लोग घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, इस वजह से नालायक। और जो डेली की डेली प्रैक्टिस कर लेता है उसका काम हो जाता है। बालक कहाँ था तू 2 दिन? तेरे से पूछ रहा हूँ मैं, जवाब देना होता है। सर काम में। हाँ, घर का ही काम था, ऑफिस का? मेरा ही था, बाहर का काम था वो। चलो ठीक है। क्वेश्चन तो नोट कर लियोगे ना भाई से? फिर ठीक है।
सर दोनों नोट साइड भी लिख रहे हैं कि मतलब नोट कुछ भी नहीं लिखा भाई, लिखा है कुछ? फिर हम कुछ भी मान आप कुछ भी मान के कर सकते हो, आंसर वही आएगा, गलत नहीं होता। क्योंकि जब 6 हैं, आप देखो इधर से 6 इधर से 6 बैठाओगे तो भी आमने सामने वही आएगा, इधर से 6 इधर से 6 बैठाओगे तो एक टेबल टाइप की हो गई यार, उसमें लेफ्ट राइट और नहीं चेंज होता। तुम 5 इधर बैठे हो, तेरे राइट कौन बैठा है? मेरे राइट ही बैठे विकास बैठा है। तुम 500 को मैं इधर बैठा दूंगा, ठीक है? जब तुम इधर बैठोगे तो ऐसे बैठोगे, ऐसे, तू उस कोने में चला जाएगा तो भी तेरे राइट कौन आ जाएगा। जब ये सब देख ऐसे कॉपी है, देख सीधी कॉपी है, अब इसके राइट देख ये वाला पेज होगा, देख अब इसको तू ऐसे घूम जाएगा, तू घूमेगा तो कॉपी का राइट तो भी तो वही रहेगा ना, बताऊंगा। ठीक है ना? हाँ, फर्स्ट का C6, फर्स्ट का C6, भाई वाह, बिल्कुल ठीक है, सेकंड का C4 और B3, बिल्कुल ठीक है, थर्ड का B1, ओ सॉरी B1, ठीक है फोर्थ का B6, भाई वाह, बिल्कुल ठीक है चारों। ये अभी तक लड़ ही रहे हैं, क्या करें क्या करें, यहाँ आंसर फेंक दिया लड़के ने, बताओ। ब्राह्मणों में 52 बुद्धि होती है, लेकिन तेरे में कल 25 थी, आज मैं उल्टा कर देता हूँ, उसको 52 ही कर देता हूँ। और ये 16 दूनी 8 बैठा है पंकज? वो ये हमारे अरुण तो कोशिश ही नहीं करता, बस प्राण छोड़ देता, क्वेश्चन बड़ा देखा प्राण छोड़ दिया। ये 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 2, जिसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया कट ऑफ से बाहर। ये एक तरफा सिलेक्शन को श्योर करते जाते हैं, ठीक है? ठीक, ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, मेहनत हो जाएगी अपने आप, बस प्रैक्टिस कर घर जाके। मैं इतने लेवल के 4 कदम ऊपर पढ़ाता हूँ मैं पेपर में। चले साहिल बता दें, सतेंद्र पढ़ साहब सबसे प्यारा लड़का मुझे लगता है। 6 लड़के B1 B2 गुस्सा नहीं, आराम से यार। हाँ देखो कहीं भी बैठा लो, मैंने 6 लड़के यहाँ बैठा लिए, आमने सामने है ना, 6 लड़के 6 लड़कियाँ, मैंने यहाँ बॉयज बैठा लिए और 6 लड़कियाँ। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर यहाँ क्यों बैठाया, मैं तो यहाँ बैठाऊंगा, तो बता दो, तो भी मैं ऐसे उल्टा ले लूँगा। यहाँ गर्ल्स बैठा लिया, उल्टा बैठाऊँ? ठीक है चलो। जिसके दिमाग में कुछ भी आए वो कहीं से कुछ भी ले सकता है। यहाँ गर्ल्स ले लिया, यहाँ बॉयज़ ले लिया, कई बच्चे ऐसे भी बैठा सकते तो भी आंसर वही आना है। कई बच्चे यहाँ बॉयज़ बैठा सकते हैं और यहाँ गर्ल्स बैठा सकते हैं, कैसे भी ले लो, आंसर नहीं बदल सकता आपका। ठीक है, पढ़ आगे बेटा साहस। C उस लड़के के तुरंत दाएं है जो B5 के सामने है। देखो यहाँ से नहीं पता चलता, इसने ये बोला C1, C बोला C1 बोला, उसके दाएं ओर है जो B5 के सामने लड़की है। अब ये नहीं पता B5 कहीं भी हो सकता, लड़के तो 6 हैं भाई। आगे पढ़। एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट, जो B5 जो है, B5 के बाद लिखा हुज एक्सट्रीम राइट। अगर लड़के यहाँ बैठे तो लड़कों का एक्सट्रीम राइट कौन सा होगा? ये होगा ना, होगा ना ये B5। अगर लड़कों का एक्सट्रीम राइट ये B5, B5 के सामने जो लड़की बैठी है उसके राइट और कौन बैठा है? C1। तो मैं यहाँ बैठा देता हूँ, ये C1 है और यहाँ पे B5। क्लियर हो गया? B5 के सामने जो लड़की बैठी है उसके राइट और C1 हो जाए। आगे पढ़ा। केवल B2 B4 और B5 के बीच में है। B4 और B5 के बीच में है। B4 यहाँ बैठा दे और B2 इसके बीच में आ जाएगा। देखो क्लियर है बातचीत? आगे पढ़। B6 B1 के तुरंत बाईं ओर है और तथा B6 B1 के हाँ तुरंत बाईं ओर हाँ ठीक है, और तथा B3 के तुरंत और तथा B6 B1 के तुरंत बाई ओर है और B3 के तुरंत दाईं ओर है। B3 के तुरंत दाई ओर।
देखो अब और वर्ड आ गया, एंड आ गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो ये इसके साथ रिलेशन होगा। यानी B6 B1 के तुरंत बाई ओर है और B3 के तुरंत दाई कौन है? B6। अगर B3 का यहाँ बैठा दूँ तो तुरंत दाई ओर B6 हो जाएगा और B1 के तुरंत बाई ओर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हुआ? नहीं, कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। अब देखो अगर मैं B6 को यहाँ बैठा दूँ, B6 B3 के तुरंत दाई ओर है, ठीक है, और B6 B1 के तो तुरंत बाई ओर। तो अब यहाँ पे हमने B1 बैठा दिया, यहाँ B6 और यहाँ B3। सिर्फ मेरे को पता कैसे चला? इस एंड वर्ड से। बात समझ में आ गई? चलो, अब लड़के तो सारे बैठ गए, अब बताओ आगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं एक बार लाइन को, नहीं तो ये बड़ी बड़ी सी महानुभाव हस्ती है लड़की हमारी, ये बैठती नहीं फिर ये। हाँ चलो आगे पढ़। C3 B1 के सामने है C3 B1 के सामने हो गई देखो, और C2 के तुरंत बाईं ओर है। C2 के तुरंत बाई ओर, तो C2 को यहाँ बैठाएंगे तभी इसके बाई ओर हो जाएगी, इधर बैठाएंगे तो दाई ओर हो जाएगी। आगे C6 C4 के बाईं ओर तीसरा है। C6 C4 के बाईं ओर तीसरा। अगर C4 को यहाँ बैठाएंगे, इधर देख रहे हैं तो दाई ओर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम C6 को बैठा देंगे तो ये C4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो इसके बाई ओर 1 2 तीसरा, बचा कौन? यहाँ कौन बच गया? C5 बच गया। अब क्वेश्चन पहला क्या था? B4 के सामने कौन सी लड़की है? तो B4 के सामने C6 है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? C6 हो जाएगा। दूसरा कौन सा एक लड़का एक लड़की का योग किसी किनारे पर? पहला ऑप्शन क्या है? C1 B2 C1 B2 तो किनारे पे नहीं है, C2 B3 C2 B3 भी नहीं है, C4 B3 C4 B3 है एक किनारे पर देखो, और ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका। B4 के तुरंत बाईं ओर कौन है? B4 के तुरंत बाई ओर B1 है। C2 के सामने कौन बैठा है? C2 के सामने B6 बैठा है। क्लियर? लिख लो इसको। ये क्वेश्चन तो साहिल ऐसे ही बता देगा हमारा। अभी तो थोड़ी देर वेट कर लो, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे कि ए के बाई ओर F है जो कि बैंकर या वकील के दाई ओर है। धीरे धीरे मिलेंगे, भी सर्कल में आएंगे वो, यानी नाम भी दिया होगा और पैसा भी दिया होगा। जिस लेवल का पढ़ोगे उस लेवल का पढ़ाऊंगा। मैथ रीजनिंग तो घुसा घुसा के पढ़ाता हूँ हर लेवल तक का। बाकी आप लोग इंटेलिजेंट हो, जिस लेवल का पढ़ना चाहो उसका पढ़ा के छोड़ देंगे। क्योंकि कल इस बालक ने बोला कि सर सारा पढ़ा दो। ले भैया, पता बच्चों को वही चीज़ छूटती है जो ही समझ में, वही पेपर में ज़्यादा आती है जो नहीं पढ़ाया होता है क्लास में, है ना? हाँ, जब पढ़ा दो तो उनका डाउट क्लियर हो जाता है, क्या सर अब ठीक है। और आधे तो टॉपिकों के नाम ही नहीं पता, वो हम पढ़ा देंगे। बस 8 7 8 क्लास के बाद याद दिला दिया करो, सर एक क्लास रीजनिंग की ले लो, एक दिन पहले याद दिला तो अगले दिन बता देंगे, ठीक है। 7 8 क्लास के बाद ऐसे ही बोल दिया करो, कभी मन में आए तभी। पतले वाला लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा है। अरे वो आपकी कॉन्फिडेंस पे ना, इसका सत्येंद्र को वो जो भेजा था ना वो याद आ गया, चौराहे पे जिंदा जला देना। नहीं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कॉन्फिडेंस टीचर का नहीं होता, बच्चे का कॉन्फिडेंस। मैं हर क्लास में हर वीडियो में एक बात बोलता हूँ, सुनो मैं एक बात बोलता हूँ, टीचर का 5% होता है। कितना होता है? 5%। टीचर का 5%। तो मेरी बात सुनो भी, आप देखो अभी छोटे से बच्चे हो, मैंने वो ऐड देखी थी कि एक टीचर ने पर्सन परमिट छपवा रखा है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ पेपर है जिंदा जला देना। ऐसा नहीं है, देखो हाँ, टीचर के कितने % होते हैं और बच्चे का होता है, और ये 95% बच्चे का 3 पैटर्न में टूटता है। ये शायद आपको ना पता हो। 10% की कह रहा हूँ मैं, 100% यहाँ से, इसी 95 का 100%,
यानी 95 का पूरा 95 की बात चल रही है। अगर पूरा 100% ध्यान वो क्लास में रखता है कि उधर से ध्यान ना है, एक एक बात टीचर ने मुँह से बोली मेरे को, अगर वो बात पता भी है तो भी मैं उसको लिखूँगा। अगर वो बात आज आपको पता हो सकता है 2 महीने बाद आपके दिमाग से निकल जाए, क्योंकि दिमाग इतना शांत नहीं है हमारा। वो पहले वाली बात नहीं रही कि घर की टेंशन नहीं होती थी, जो घर में अनाज खेत से आ ही रहा है, अपना खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है, आलू सब खेत से मिल ही रहा है, टेंशन नहीं होती। सच्चाई बात है ये। आज बहुत टेंशन है कि आज जाके जाते समय मुझे ये ले जाना है, जाते समय सब्जी ले जानी है, फिर घर जाके खाना बनाना है। देखो बालक 4 साल से खाना बना रहा है, 4-5 साल से 2 टाइम का बनाता है। वो मदर की इसकी तबीयत खराब रहती है, बात अलग है, मजबूरी है, फिर भी पढ़ता भी है, तो और भी काम करते हैं। फिर आप जाके घर पे इसी 100% को रिवाइज करना है पहले तो, चाहे वो आधे घंटे में हो चाहे 15 मिनट में, मुश्किल से इतने मिनट में रिवाइज हो जाता है। और फिर जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाए, जितना पढ़ाया जाए, जैसे मान लो परसेंटेज के 5 एक टाइप पढ़ाया गया तो उसी टाइप के क्वेश्चन खोज के किताब से कर ले। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का ये टाइप पढ़ाया गया, उसी टाइप को पढ़ना है घर पे। जो इस टाइम को डेली कर लेता है तो कामयाब है। और वीक महीने के अंदर आते कितने संडे? 4 संडे। और संडे का दिन बच्चा होते सोचता रेस्ट करने का, संडे का दिन होता है स्टडी का, और ये हाई टाइम होता है। इस दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बाकी दिन मैं छुट्टी कर लूँगा, देख लूँगा, क्योंकि 2 घंटे की क्लास होती है, 2 घंटे पढ़ना होता है। इस संडे को आप 2.5 घंटे 2-2 घंटे में 4 जगह डिवाइड करो, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, जितना हमने एक वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज हर संडे करना है, ठीक है। शुरुआत करो 1-1 घंटे से। जब अपना 1 महीने का कोर्स 2 महीने का कोर्स हो जाए, 2 महीने तक तो 1-1 घंटे रखो, 2 मंथ्स तक। 2 महीने के बाद इसको कर दो 1.5 घंटा, 2 से 3 महीने के बीच का गैप जो है, कितने महीने वो? 1 महीना। फिर आप 3 से 6 महीने तक इसको रखोगे 2-2 घंटे। फिर इसी टाइम को करना आपको 6 महीने के बाद 4-4 घंटे हर संडे, आपको इतना का टाइम देना आपको, उसी चीज़ को रिवाइज करना है। और 6 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, आपको वो चीज़ कितनी बार भी आती हो, आपकी पक्की होगी, तो भी रिवाइज करना उसको। हम गलती करते हैं, रिवाइज नहीं करते, तो हमको आ गई है। और अक्सर एक चीज़ ध्यान रखना, पेपर में वही चीज़ गलत होती है जो हमें आती है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन टफ आया था, टफ इसलिए लगा था हमने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। जब आप ये बात बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसका मतलब आपने वो चीज़ पता आपकी है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, वो टफ क्यों लगा? क्यों आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। क्योंकि विद्यार्थी जो होता है ना, स्टूडेंट, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और आप भी रहे हो, वो क्या सोचता है, जैसे आपने पेपर से पहले 5 टॉपिक पढ़े तो टीचर एक बात बोलेगा जो एक्सपीरियंस हो गया, बेटा 5 को रिवाइज करके चला जा। लेकिन विद्यार्थी सोचते हैं ये 5 नहीं पढ़ूंगा मैं, ये तो मैंने पढ़ लिए, मैं इस अलावा 5 पढ़ूंगा। तो यहाँ से भी वो गलती कर देता है 99%, ठीक है ना। इस चीज़ को नहीं करना है। टीचर का हमेशा 5% होता है, 95% विद्यार्थी का टीचर आपको ये बता देगा बेटा इतना सिलेबस है, हाँ इस टाइप से बाहर नहीं आएगा। और गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो मैं ये नहीं कह सकता कि एक भी पर क्वेश्चन सेम आएगा, नहीं आता है। यूपीएससी तो कभी रिपीट ही नहीं करती है, स्टेट पीसीएस तो रिपीट नहीं करती है, एसएससी 80% क्वेश्चन रिपीट करती है। रिपीटिशन का मतलब है एसएससी या बैंकिंग का कि डाटा बदल देगा, जैसे यहाँ B1 लिखा है तो यहाँ एच लिख देगा, 6 व्यक्ति तो 7, पैटर्न वही रहेगा, मतलब 80% उसी से लिस्ट आता है। लेकिन यूपीएससी में हर बार अलग चीज़ आती है। यूपीएससी की फीस 2 से 2.5 लाख रुपये है कोचिंगों की, 3-3 लाख रुपये फीस आप जाके देखोगे, मगर यूपीएससी की पूरे कोर्स की 3 लाख देने के बाद बच्चा जब पूरा कोर्स एक एग्जाम में बैठता तो यार एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा होता है, एक भी नहीं आया, तो हर बार नए क्वेश्चन बनते हैं। वो आपकी सेल्फ स्टडी, कोचिंग का मतलब होता है चीज़ें आपको बताई जाए। लेकिन एसएससी बैंकिंग के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस चाहिए। जिस एग्ज़ाम में मैथ रीजनिंग आती है उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने 1 महीने भी स्किप कर दिया मैथ रीजनिंग तो आपका मतलब सब साफ है। फिर आप उस छोटे बच्चे की तरह है, उस कोरी तख्ती की तरह जिस पर दोबारा लिखा जाएगा। अगर मैथ रीजनिंग आप डेली की वीक प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जब तक आपकी नौकरी ना लगे मैथ रीजनिंग जिस एग्ज़ाम में आता पढ़ना पड़ेगा। बाकी जीके जीएस आपको दिमाग में रहती है, और करंट अफेयर को आपको हमेशा कंटेंट को बनाना पड़ेगा। 4-5 साइड है, उनको देखो, फॉलो करो। और यूट्यूब वगैरह आप चलाते हो तो यूट्यूब पे राज्यसभा को फॉलो करना स्टार्ट कर दो,
यूट्यूब के खोलोगे, रेगुलर नहीं करा, जब मन करे जब रेगुलर को उसको राज्यसभा को खोल लो यूट्यूब में, पता चलेगा आपको क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो वहाँ से चीज़ें समझ में आएगी। यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है राज्यसभा का। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो टीचर ये बोलता है ना इतना कर देना इतना कर देना, तो कहते भाई कितने नौकरी लगा ली तूने, ऐसा नहीं होता बेटा, 5% होता है टीचर का, वो 5 भी हम ज़्यादा बताते हैं। हाँ इतना कहते हैं कि पढ़ाया हुआ इस टाइप से बाहर नहीं आएगा। लिखो आगे। 16% आर सिटिंग इन 2 रो फेसिंग ईच अदर। 16 व्यक्ति 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हैं। ए से एच तक फर्स्ट रो में बैठे हैं, ए से एच तक, और एम से टी तक दूसरी रो में बैठे हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। 16 व्यक्ति आमने सामने बैठे, ए से एच तक एक पंक्ति में, एम से टी तक एक पंक्ति में है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। ए इज फेसिंग ईस्ट, ए सिटिंग एनी वन कॉर्नर। ए पूर्व की ओर देख रहा है, किसी किनारे पर बैठा है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन को समझोगे, ए वाली लाइन सारी पूर्व में देखेगी और अलग ही वाली पश्चिम में देखेगी, आमने सामने पता चलेगा। ए इज फेसिंग ईस्ट, सिटिंग एनी वन कॉर्नर ऑफ रो, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एच, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। ए पूर्व दिशा की ओर मुख करके एच के तुरंत दाईं ओर किसी किनारे पर बैठा है। ए पूर्व दिशा की ओर मुख करके एच के दाईं ओर किसी एक किनारे पर बैठा है। एच के दाईं ओर किसी एक किनारे पर बैठा है। नेक्स्ट लिखेंगे, टी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच। टी एच के सामने बैठा है। टी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एच, टी एच के सामने बैठा है। क्यू इज सिटिंग 6th राइट ऑफ टी। क्यू टी के दाईं ओर 6ठे स्थान पर बैठा है। क्यू इज सिटिंग 6th राइट ऑफ टी, क्यू टी के दाईं ओर 6ठे स्थान पर बैठा है। Q is sitting 6th right of T and in front of B. Q is sitting 6th right of T and in front of B. Q T के दाईं ओर 6ठे स्थान पर और B के सामने बैठा है। 6ठे स्थान पर और B के सामने बैठा है। D and F are sitting between B and C. D and F are sitting between B and C. D और F B और C के बीच में बैठे हैं। D and F are sitting between B and C. D और F B और C के बीच में बैठे हैं। R is sitting first left of Q and in front of D. R is sitting first left of Q and in front of D. R Q के पहले बाएं और D के सामने है। R Q के पहले बाएं और D के सामने है। E who is sitting between H and G. E who is sitting between H and G, sitting in front of S. Sitting in front of S. E जो कि H और G के मध्य बैठा है। E जो कि H और G के मध्य बैठा है, S के सामने है। S के सामने है।
एनी सिटिंग एनी वन कॉर्नर। सर जो मतलब एस के सामने की रिपीट बाद में बताऊंगा। एनी सिटिंग एनी वन कॉर्नर, एन किसी किनारे पर बैठा है। ओ इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी, ओ इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी। ओ एम और पी के मध्य में बैठा है। ओ एम और पी के मध्य में बैठा है। एम इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, एम इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड। एम बाई ओर से तीसरे स्थान पर है। एम इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, एम बाई ओर से तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन पहला, हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ सी, सी के सामने कौन बैठा है। क्वेश्चन 2, हु इज सिटिंग डायगोनल वाइज ऑफ बी, हु इज सिटिंग डायगोनल वाइज ऑफ बी, बी के विकर्ण विरुद्ध कौन बैठा है। बी फॉर बॉम्बे, बी के विकर्ण विरुद्ध कौन बैठा है। हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एम, तीसरा क्वेश्चन, एम के सामने कौन बैठा है। क्वेश्चन 4, फाइंड द सेकंड राइट ऑफ ए पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एफ। फाइंड द सेकंड राइट ऑफ ए पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ पी, ये बोला पी लिखना। पी के सामने वाले व्यक्ति के दाएं, पी के सामने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। पी के सामने वाले व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है। नेक्स्ट, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ सेकंड रो find the sequence of second row, those person are facing this direction, those person are facing इस डायरेक्शन। दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों को क्रम अनुसार लगाएं जो पूर्व की ओर देख रहे हैं, क्रम अनुसार लगाएं जो कि पूर्व की ओर देख रहे हैं। बनाओ भी, अभी तेरा क्या डाउट था बता। कैसा क्रम, लेफ्ट टू राइट? जो ऑप्शन के हिसाब से, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देगा। सर ये आपने बताया ना डी के सामने ई है जो कि एच और जी के सामने, एच और जी के मध्य बैठा है। क्या होता था। डी के सामने ई है। किसके सामने। डी 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 फॉर नो। मैंने कब बताया। मैंने तो ये लाइन बोली, आर क्यू के पहले बाय है और डी के सामने है। हाँ। बस। और ई जो कि वो अलग लाइन है। वो अलग है। हाँ, ई जो कि एच और जी के मध्य है। और फिर सर एस के सामने एन है। हाँ, ये पूरी लाइन है। ई जो कि एच और जी के मध्य है, ई जो कि एच और जी के मध्य एस के सामने है। वो एन अलग है, मैं अलग अलग एक ही पैराग्राफ बोल रहा हूँ भाई लाइन। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, देखो सारे आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ओखली में सिर दिया तो मुखल से डरना ही क्या है। जब तुमने बोला कि सारे कराओ तो नहीं। सत्यम शिवम, क्या नाम है तेरा, सत्येंद्र। अभी तो पहला टाइप पूरा नहीं हुआ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा पहले में। एक हमारा विकास इंटेलिजेंट है बस। एक हमारा अरुण इंटेलिजेंट है। बेसिक टॉपिक है ना ये।
5 गुना 2 10 नंबर का टॉपिक है, देख लो भी क्वेश्चन, मतलब टॉपिक है ना, 10 नंबर का क्वेश्चन है अगर ये पेपर में आया तो। 10 नंबर की बात सुनते विकास का रिएक्शन बदल जाता है। क्यों भाई? फर्स्ट का ओ, सीक्वेंस कैसे बताता है? अरे कहीं से ऑप्शन हो गए ना, तो नीचे से दिया हुआ है, ऊपर से 2 ही तो सीक्वेंस बन सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, कोई एक बता दे यार, नालायक। अच्छा मैं बता दूं भाई, वाह ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कसम से, नहीं हो तो तेरे को वो कल वाली ऐड है चौराहे पर ठीक है, अपनी बारी आई ना पलट गया बात। फर्स्ट का ओ, चलो अच्छी बात है, बहुत प्यारे बच्चे आप लोग। फर्स्ट का ओ कर ले बेटा, फिर मैच कर लियो, मेरे को नहीं पता आंसर क्या है। डायगोनल वाला समझ नहीं आया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई क्वेश्चनों के आंसर ऐसे मिलते हैं। देखो जो स्टेटमेंट कंक्लूजन का एक क्वेश्चन आया था, और एक टीचर ने क्लास में पूछा था एक बच्चे से, और बच्चे ने बिल्कुल सही बता दिया, और उसमें डाटा एफिशिएंसी था। देखो मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन था, सुनना। 2 पंक्ति दी गई थी स्टेटमेंट के अंदर। पहली पंक्ति दी गई थी कि स्टेटमेंट नंबर 1 दी गई थी इस क्वेश्चन में, मैं इसकी साइल की बात को लेके कह रहा हूँ कि इस थैली में कुछ चावल के दाने हैं। एक थैली में कुछ चावल के दाने हैं। दूसरी स्टेटमेंट दी गई थी, आपके मन में जो नंबर चल रहा है, इस थैली में कुछ चावल के दाने हैं, और दूसरी थी आपके मन में जो नंबर चल रहा है। नीचे लिखा था, ऊपर 2 कथनों के आधार पर मेरी आयु का पता चलता है, ऐसा एक शिक्षक ने कहा। मेरी आयु का पता चलता है ऐसा एक शिक्षक ने कहा। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब कंक्लूजन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 1 कि सिर्फ पहली वाली से शिक्षक की आयु का पता चल जाएगा। जो ऊपर स्टेटमेंट बोली थी 2, थैली वाली और आपके मन में जो नंबर। दूसरा, केवल दूसरी वाली से शिक्षक की आयु का पता चल जाएगा। तीसरा, डाटा सफिशिएंट नहीं है, आंकड़े अपर्याप्त है। और चौथा, दोनों सही है। ऊपर के दोनों चाहिए। पहला दूसरा सही, दोनों से पता चल जाएगा ये चीज। दोनों से अपर्याप्त है, आंसर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए भाई। हमें नहीं पता चाहे थैली में कितने चावल के दाने, कैसे पता चल जाएगा? पता है हमें थैली में चावल के दाने कितने, और आपके मन में क्या नंबर चल रहा हमें पता है। हर बच्चे के नंबर में अलग अलग चलेगा यार, आंसर कैसे? ऑप्शन तो वही देगा। फिर भी एक साहिल जैसा क्लास में लड़का बैठा था, उसने शिक्षक को बताया बिल्कुल, सर मैं इस सवाल का उत्तर जानता हूँ। ऐसे शिक्षक ने पूछा, बोला क्या? बोला आपकी आयु 60 साल है। अब शिक्षक ने ऐसे सर खुजाया, यार कह रहे एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट 60 साल बताइए कैसे? यार बालक भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बैठा, माइंड ब्लोइंग भाई।
तो बोला शाबाश भी, तालियां बजाओ इसके लिए। इसने बिल्कुल ठीक बताया, मेरी एज से 60 साल लगता भी नहीं है, मैंने तो अपनी एज मेंटेन भी करा, जिम विम जाता था टीचर और बिल्कुल एग्जैक्ट, और कल ही 60 का हूँ। ऐसा कैसे बता दिया यार, ऐसे वाला कि नहीं यार। तो टीचर अचंभ रह गया, बोला शाबाश खड़े हो जाओ, ताली बजाई सबसे। बोला कैसे? बोला सर सिंपल सी बात है। बोला यार सिंपल लग रही इसको तो। बोला कैसे? बोला मेरे सामने पड़ोस में एक भैया रहते, वो आधे पागल है, वो 30 साल के। कितने साल के वो? 30 साल के। और आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो मैंने 2 से गुणा कर दिया, पूरे पागल हो। तो ये उम्र 60 साल हो गई। तो समझ रहे हो, तो ऐसे भी बालक होते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जिसने बोला कि बिल्कुल सर बता देंगे ये। आ गया आंसर। आपकी भी साथ में बड़ा देखा? चलो देखो इधर बताते हैं, कोई बात नहीं। स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ाऊंगा जो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा आपको। उसमें वाक्य उसी को सच्चाई माननी है, सिलोजिज्म की तरह नहीं। उसके अलावा भी जो साइंटिफिक हो, जो कोर्ट ने बैंक ने ऑर्डर दे रखी, मैं लिखवाऊंगा उसमें कुछ वाक्य, आर्ग्यूमेंट वगैरह कराऊंगा। ऐसे वक्तव्य क्वेश्चन आते हैं, आप यूपीएससी का पेपर उठा के, उसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको प्री में, 35 क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ी नीचे, जो आप रेलवे का मेंस दे के आओगे उसमें भी ऐसे ही मिलेंगे। तो आपको सोचने में मजबूर हो जाओ। कई व्यक्ति तो लगा क्या लगा यार, पहला दूसरा सोचना पड़ता है उनमें। ये नहीं कि मैथ के 10 20 30 अगला नंबर क्या आएगा, वो तो कर लो, वो आसान रीजनिंग होती है, ये आसान नहीं होती। इसमें लगता है माइंड, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं इसको। हाँ भैया पढ़। Sir, 16% sitting in 2 row facing each other. देखो मैंने ए पूर्व की ओर से, इसलिए मैं पहले ऐसे बना रहा हूँ पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बजाय। 16 व्यक्ति बना लिए मैंने यहाँ से। सीधा क्वेश्चन बोलूंगा। 3 4 5 6 7 8। बैठे हैं वो। अरे खड़े हो बैठे उससे मतलब क्या, मैं आंसर से मतलब है ना। हाँ आगे पढ़ो। अब ये मत बोलना सर व्यक्ति को बैठा के दिखाओ यहाँ। तो भाई हो सकता है विकास के अकेला बैठे या रो फिर अलग अलग बनानी पड़े। हाँ एक रो में A2H और हाँ। दूसरी में M2T। ठीक है, एक में A2H और दूसरी में M2T। M2T। आगे पढ़। Not in same order. सेम ऑर्डर में नहीं है। हाँ हाँ A is facing east, sitting any corner immediate right of H. देखो ए ईस्ट की ओर बैठा, इस साइड बैठा होगा। अगर ए किसी कॉर्नर पर एच के तुरंत दाई, तो एच तो बाई ओर हो जाए, कहीं भी बैठाएगा तो हम ए किसी किनारे पर बैठा है और एच के तुरंत दाई ओर, मैं ब्लू मार्कर लेता हूँ। तो ए यहाँ बैठा है और एच के तुरंत दाई ओर हो गया। हो गया नहीं हो गया? इधर देख रहे हैं तो दाई ओर, जैसे मैं इधर देख रहा हूँ। आगे पढ़ो। T in front of H. टी इन फ्रंट ऑफ एच हो गया। आगे पढ़ बालक। Q is sitting sixth right of T. 6 राइट ऑफ टी, 1 2 3 4 5 6, या क्यू आ गया। And in front of B. इन फ्रंट ऑफ, B. यहाँ बी आ गया। D and F are between B and C. बी और सी, बी ये रहा, सी यहाँ है। हो सकता है यहाँ डी हो या एफ हो सकता है यहाँ एफ हो यहाँ। अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते कि डी और एफ को यहीं बैठाएंगे, पहले डी फिर एफ। हो सकता है एफ डी, लेकिन बैठेंगे यहीं। आगे। R is sitting first left of Q in front of D. फर्स्ट लेफ्ट ऑफ क्यू इन फ्रंट ऑफ D. डी। अब डी यहाँ गया तो बचा कौन? एफ यहाँ आ जाएगा। आगे। E who is between H and G sitting in front of S. एच एंड जी के बीच में ई बैठा है, किसके सामने? S. एस के सामने बैठा है। N is sitting any corner. एन एक ही कॉर्नर बचा है। O is between M and P. ओ यहाँ आएगा, हो सकता है यहाँ एम हो यहाँ पी हो सकता है यहाँ पी हो यहाँ एम हो। हाँ M is third from left side. थर्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो एम यहीं आएगा। अगर एम यहीं आएगा तो बचा क्या? पी हमारा ही आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ दो अब आप। Who is in front of C? सी के सामने कौन है? तो पहले का आंसर ओ है। Who second है? Who is diagonal wise of B? बी के डायगोनल वाइज कौन है? एन है। Who is in front of M? एम के सामने कौन है भाई? एम कहाँ है? एफ है। Find second right of person who is in front of P. पी के सामने Second right. के सेकंड राइट। P के सामने वाले के second right. अच्छा सेकंड राइट कौन आ जाएगा? एच। Find sequent of second row who is facing east. जो ईस्ट की ओर फेस रही है तो ये बी
DFCGEHA। ठीक है, तो साहिल को इजी लग रही बात है भाई, लड़का इंटेलिजेंट है, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बाद। सर जी मेरा एफ पे हो गया। बिल्कुल आप इंटेलिजेंट हो यार, आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक होता है। समझदार हो गया आपके पास आके। नहीं नहीं, मेरे पास आके नहीं, हम तो नालायक हैं। समझदार आप बचपन से पैदा हुए थे, नालायक आप मेहनत करते हो। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा करता है, जैसे बात मानता है, वो ऑटोमेटिक समझदार है। संसार में उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं। माँ बाप को खुश रखो, सारी नौकरी आपके कदमों में होंगी। उनको अगर आपने 1% भी तकलीफ दे दी, उन्होंने कुछ बोल दिया, उनकी बातें सुन के चुपचाप रहो। अगर आपने रिप्लाई दिया, रिएक्ट करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, वो हमें छेड़ते हैं, बोलते हैं, हमारे माँ बाप, उनको हक है। कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, रिएक्ट नहीं करना है और उनकी हर बात सर आंखों पे रखनी है। ठीक है पंकज, बस एक क्वेश्चन और, थक गए, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन को हम लास्ट में करवाएंगे फिर इस टाइप का। बच्चे नालायक कह रहे, थक गए हम, दिमाग कौन रख सकता है? चलो कोई बात। 20 मिनट सो भी लिए।